राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो चुनावी साल है और इसी साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसीलिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। लोक लुभावन वादे और सीटों को लेकर के दावेदारी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि जिन्हें जनता ने 2019 में चुनकर के भेजा था वो जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं। इंडिया न्यूज के न्यूज रूम से विधायक जी अपने काम का लेखा जोखा खुद आपके सामने रखेंगे। तो आपके मेले में आज हमारे साथ हैं पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है और हमारा यह खास कार्यक्रम आपका मेले न्यूज रूम में आज हमारे साथ पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी मौजूद हैं और आज उनसे जानेंगे कि सत्य प्रकाश जरावता जी ने अभी तक अपने विधानसभा क्षेत्र में कितने विकास के काम करवाए हैं, जिन वादों को करके वो आए थे उन वादों पर वो कितना खरे उतरे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि उन्होंने अपने इस विधायक के कार्यकाल के दौरान की हैं। तो आज उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले सत्य प्रकाश जरावता जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। जी बहुत धन्यवाद और सभी को मेरी तरफ से भी राम राम। तो जरावता जी, आपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जो काम काज किए उस पर हम लोग जाएंगे बाद में, लेकिन मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा ये हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका ये जो राजनीतिक जीवन है ये कहाँ से शुरू हुआ और राजनीति में आपको आना है ये आपने कब सोचा, किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई? आपके पहले प्रश्न से ही आपने पूछा कि आपकी विधानसभा, ये मेरे को बार बार चुभता था। ये कुछ नहीं, मेरा उत्तर है कि मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, मेरी विधानसभा नहीं है, मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, जहाँ से चुनकर आता हूँ, जहाँ का नुमाइंदा हूँ, जहाँ का रहने वाला हूँ, पटौदी आरक्षित विधानसभा, और उसकी एक लंबे समय तक दुर्दशा मैंने देखी, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन है वो पटौदी की रही है। मैंने बैंक में जो जॉब की वो पटौदी में की है, वकालत की वो भी पटौदी में की है, और ब्लॉक का चेयरमैन रहा वो भी मैं पटौदी में रहा। तो मेरी जन्म सतली, कर्म सतली, रण सतली, वो देव सतली, जो कुछ रहा मेरा पटौदी रहा। तो आपको ये महसूस हुआ कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप आते हैं वहाँ की जो दुर्दशा रही या वहाँ पर जो विकास की चीज़ें पहुँचनी चाहिए थी या जो आप सोचते थे, जो आपका विज़न था, तब आपको ये लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए, ये एक रास्ता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो विकास के कार्य हैं जो नहीं हो पाए हैं या जिस दुर्दशा की आप बात कर रहे हैं वो पूरे हो सके? राजनीति में 3 तरह के लोग आते हैं। एक जो खानदानी लोग होते हैं जो अपने परिवार का नाम आगे चलाना चाहते हैं, एक वो लोग आते हैं जिनके पास कहीं और ऑप्शन नहीं होता और वो राजनीति में आ जाते हैं, कहीं जिंदगी में कामयाब नहीं होते, और एक वो लोग आते हैं जो अपनी इच्छा से देश और समाज और अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं। मैं अपने ही उस कैटेगरी का हूँ, क्योंकि मैं पूर्व में बैंक का अधिकारी रहा हूँ, कर्मचारी रहा हूँ, और सामाजिक आंदोलन चलाते चलाते मुझे पता भी नहीं चला मैं राजनीति में कब प्रवेश कर। अच्छा, तो सामाजिक आंदोलन चलाते चलाते राजनीति में आने तक का जो सफर है वो तो आपने बताया, लेकिन एक समाज सेवा के तौर पर या फिर जब एक राजनीतिक होने के तौर पर आज जब आप अपने आप को विधायक के तौर पर देखते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन पाते हैं? देखिए, जो आरक्षित सीट से आते हैं, रिजर्व सीट के आने वाले विधायकों के लिए डबल चैलेंजेज होता है। नंबर 1 तो उन्हें अपनी विधानसभा के लिए भी काम करना होता है, और नंबर 2 जिस नीति के तहत आरक्षण पॉलिसी जनप्रतिनिधि के लिए बनाई गई थी कि वो पूरे क्षेत्र के उस समाज के लिए न्याय की बात करें, तो आरक्षण के कारण मैं आया हूँ। तो मैं दलित समाज की आवाज़ भी बुलंद करता हूँ, उनकी समस्याओं को उठाता हूँ, और अपने क्षेत्र की भी, और देश के लिए हम बढ़िया, क्योंकि मेरा यह मानना है कि गरीब मजदूर दलित अगर आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा और हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। इसलिए क्षेत्र के डेवलपमेंट के साथ साथ हरियाणा के जो जहाँ भी वंचित समाज की बात आती है उसको भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में पेश करूँ। बिल्कुल, आपने तो वो बात बिल्कुल एकदम कही जो बात हम लोग सुनते हैं। आपका जो शीर्ष नेतृत्व है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करता है। अब अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आपसे समझना चाहूँ, चूँकि आपने कहा कि आप जब सामाजिक जीवन में थे, जब एक समाज सेवा के तौर पर आप देखते थे, तो आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जब उसको देखते थे तो उसकी दुर्दशा को आप पाते थे। आपको जनता ने जब चुना तो वहाँ से जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी बदली, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपने की? मैंने चुनाव में कहा, चुनाव से पहले, कि भैया मैं पटौदी के लिए आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए मैं पटौदी में आया हूँ, क्योंकि पटौदी के आजू बाजू उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम
चारों तरफ डेवलपमेंट था। सोना भी डेवलप हो गया, पलवल डेवलप हो गया, रेवाड़ी डेवलप हो गया, झज्जर डेवलप हो गया, गुरुग्राम तो पहले से, लेकिन पटौदी एक इतना एनसीआर के बिल्कुल नज़दीक होते हुए, गुरुग्राम जिले में होते हुए वो बहुत पूरी तरह से पिछड़ रहा था। और उसका कारण चाहे जो भी रहा हो, क्योंकि पटौदी विधानसभा क्षेत्र को हमेशा एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया था वहाँ की जनता को। तो उसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, माननीय मनोहर लाल जी ने अपना आशीर्वाद दिया, पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। इलाके की 36 बिरादरी ने मुझे 37,000 वोटों से जिता के भेजा। तो मेरा जो आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, जब अगर शिक्षा की बात की जाए तो मैंने 12 स्कूल पटौदी विधानसभा के 10+2 अपग्रेड कराए और एक कॉलेज पटौदी के अंदर खुलवाया। एक कॉलेज पेंडिंग था मानेसर में, उसकी भी हमने शुरुआत की। और अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो हमारे यहाँ बिल्डिंग थी, हॉस्पिटल थे, एक हॉस्पिटल में काम, हमने उस बिल्डिंग में तमाम स्पेशलिस्ट में लेकर आया, चाहे महिला के लिए हो, चाहे फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए हो, जो हैंडीकैप्ड का होता है, और चाहे वो उसके लिए मेडिसिन के लिए, हर तरह की मैंने फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध कराई। और आज ओपीडी जबरदस्त हमारे वहाँ पटौदी के अंदर। तो जनाब जी एक एक करके थोड़ा समझते हैं, क्योंकि आपने कई सारे आयाम बताए। आपने कहा आपने शिक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए काम किया है। मैं स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपसे जानना चाह रहा हूँ। अस्पताल का अपग्रेडेशन आपने करवाया, महिलाओं के लिए स्पेशली आप कह रहे हैं कि क्योंकि महिलाओं को बड़ी समस्याएं होती थी, उसके लिए आपने व्यवस्थाओं को करवाया। लेकिन एक हम लोग बहुत सारी खबरें इस तरह की पढ़ते हैं कि व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी डॉक्टर्स नहीं होते हैं, या स्पेशलिस्ट की कमी होती है, या वो जो सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए उसका टोटा हमको दिखता है। क्या आपके इलाके में ये सूरत बदली है? आई स्पेशलिस्ट मेरे यहाँ, फीमेल स्पेशलिस्ट मेरे यहाँ, बोन स्पेशलिस्ट मेरे यहाँ, मेडिसिन स्पेशलिस्ट मेरे यहाँ। तो पटौदी के अंदर जो, क्योंकि गुरुग्राम का सिविल हॉस्पिटल डैमेज है अभी, तो पटौदी के हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ओपीडी रहती है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है और लोगों का विश्वास जमा है। और मुझे जब मेरे बगल में ही अब कल हमारा एक ऑलरेडी बिल्डिंग तैयार हो गई है, भोड़ा कला है, वहाँ पर भी एक हम CHC बहुत बड़ी बिल्डिंग सेठ खलीराम जी के नाम से ऊपर तैयार हो गई है। पचगांव में 200 बेड का एक हमारा प्रपोजल और है। और हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने, लेबर विभाग के वो केंद्रीय मिनिस्टर है, 500 बेड का जो ESI का हॉस्पिटल, वो भी मानेसर में हमें देने का काम किया है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गांव से पहली बार मानेसर नगर निगम, शायद ये अपने आप में इतिहास है, हाँ, सीधे ग्राम पंचायत से, और निगम के तुरंत बाद सब डिवीजन, यानी कि गांव से निगम और सब डिवीजन आज मानेसर है। पटौदी को 2 कमेटियां थी और उनके साथ लगते हुए क्षेत्र को मिलाकर हमने म्युनिसिपल काउंसिल बना दी। तो कभी एक तो जरा कार्यकाल में एक विधानसभा में सब डिवीजन, एक ही विधानसभा में कॉर्पोरेशन निगम, और एक ही विधानसभा में हमारे 12 स्कूल, एक ही विधानसभा में नगर परिषद, उसी विधानसभा में कॉलेज। नहीं, ये जाहिर बात है कि एक बड़ी, इसके लिए आपने जो लंबी लड़ाई है वो भी लड़ी है। लेकिन एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग ये भी देखते हैं कि जब नगर निगम बना तो उसके बाद बहुत सी जगहों पर या बहुत सारे गाँव में हम लोगों ने देखा कि लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट की जो चीज़ें थी जिस रफ्तार से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। उनका कहना यह था कि वो ग्राम पंचायत थी तो वो बेहतर तरीके से एक्सेस कर पा रहे थे। अब नगर निगम बनने के बाद समस्याएं हैं कि ग्राम पंचायतें बहुत अच्छे से कर पाती है, लेकिन ग्राम पंचायत के सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है। उनको जो पावर है यूटिलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन की, वो भी लिमिटेड है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो पावर है और उनके सोर्स ऑफ इनकम है वो ज़्यादा है। अब हमारा एक नाहरपुर गांव लगा लीजिए, मूल आबादी गांव की 4000-5000, लेकिन उस गांव में 2 लाख लोग रहते हैं, जो गांव उनको सीवर, बिजली, पानी देने में असमर्थ है। खो गांव मानेसर निगम का ले लीजिए, मूल आबादी 3000, रहने वाले लोग 2 लाख। मानेसर को ले लीजिए, मूल आबादी 10,000, रहने वाले लोग 1 लाख। तो ऐसी परिस्थिति में कोई हमारे पास और दूसरा उधर आज चारों तरफ वहाँ सीवर के काम चल रहे हैं, पानी के काम चल रहे हैं,
युद्ध स्तर पर। और देखिए, अगर आप एक मकान भी बनाते हैं तो कितना लंबा समय उसमें लगता है। हमने गांव से डायरेक्ट एक निगम बनाया है, हर गांव के अंदर आज सीवर डलने का काम चल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर डलने का काम चल रहा है। टाइम लगेगा, ये मैं नहीं कह सकता कि कोई जादू की छड़ी सरकार के पास है कि वो 1 मिनट में जादू चलाए और बिल्डिंग तैयार, 1 मिनट में सीवर नहीं। तो विधायक जी ये बताइए, देखिए आप तो ग्राउंड में रहते हैं, लोगों के साथ जाहिर है आप लगातार संवाद भी करते रहते होंगे। जब इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को आप लोग बदलते हैं कि ग्राम पंचायत से आपने कहा कि आपने सीधे नगर निगम बना दिया, क्या लोग आपको लग रहा है कि सेटिस्फाइड हैं, या वो जो व्यवस्थाएं आप उनके लिए कर रहे हैं, जो उनको मूलभूत सुविधाएं देने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें साथ है? शुरू में लोगों ने आपत्ति की थी, लेकिन धीरे धीरे जो सरपंच लोग रहे उनको भी ये बात समझ आ गई कि हमारे पास लिमिटेड सोर्स थी। एक नवादा गांव है, उस गांव में 8-10 लाख रुपए होंगे, वो कितना और लगा सकता था अपने सोर्स से, लेकिन आज वहाँ करोड़ों के काम चल रहे हैं। नाहरपुर गांव में सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, आज करोड़ों के काम चल रहे हैं। काशन में सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, आज वहाँ करोड़ों के काम चल रहे हैं। नैनवाल, सहरावण, कुकरुल्ला, फाजलवास, काकरोला, भांगरोला, हर गांव में करोड़ों के काम आज मानस निगम के अंदर चल रहे हैं। तो एक हमारा विजन है, क्योंकि जो कारपोरेशन होता है सेंट्रल स्टेट की ग्रांट अलग होती है, हमें कॉमर्शियल जो इनकम होती है उससे भी आती है, जो व्यवसाय चलाते हैं उन लोगों का भी तो एक बड़ा डेवलपमेंट उससे होगा। और आज नहीं तो कल ये एक बड़ा चैलेंज था, इसको मैंने स्वीकार किया, लोगों की नाराजगी आई, मैंने उसको भुगता भी है, लेकिन एक भविष्य को देखते हुए, जैसे लोग मुझे विजनरी एमएलए बोलते हैं कि जरावता विजनरी है, तो मेरा विजन क्लियर है कि, और इसलिए मैंने अपने विजन के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, और मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल साफ विजन है कि डेवलपमेंट के लिए मानेसर एक इंटरनेशनल सिटी है, और वहाँ ने उद्योग इतने बड़े हुए हैं, तब वो गांव किसी भी सूरत में नहीं रह सकता। बिल्कुल। अच्छा जनाब जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये डेवलपमेंट तो एक ऐसी चीज़ है कि वो लगातार हम लोगों को दिखेगा, और वो चलते रहने वाला एक प्रोसेस है, जिसको हम लोग ये कहते हैं ना, विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो वो होती रहेगी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे बड़े काम जो आपको लगता है, जिस विजन के साथ आप आए थे, या जब आप गए चुनावों में, जब आपने जनता से कहा कि आप मुझे जिताइए, मैं आपकी विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करूंगा, तो उसमें कितने कदम आप आगे बढ़े? मैंने पब्लिक के सामने ये कहा था कि जो पेंडिंग काम मुझसे पूर्व विधायक ने किसी ने भी कोई बोले हो, उन सबको पूरा करना मेरा धर्म है। मेरा पहला वायदा जनता से यही था, और दूसरा जनता से वायदा मैंने किया था कि आमूलचूल परिवर्तन के लिए, पटौदी को एक बढ़िया शहर बनाने के लिए, एक नया शहर बनाने के लिए मुझे आप मौका दीजिए, और जनता ने मुझे मौका दिया। आज मेरा एमएलए बनते ही मेरा जो अपने आप से पहला वायदा था कि पटौदी के उन गांव में जहाँ खारा पानी है, जहाँ पीने के पानी की कमी है, वहाँ कैनल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर लेके आए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया, 66 करोड़ रुपए से हमारे फर्कनगर ब्लॉक के 33 गाँव 18 ढाणियों में कैनल बेस्ड ड्रिंक वाटर के लिए पाइपें दबने लग रही है। और जब माननीय मुख्यमंत्री गुड़गांव दोबारा आए तो मैंने बाकी गाँव के लिए क्या 186 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ड्रिंकिंग वाटर के वहाँ दिए, और अब उसके लिए जमीन हमें मिल रही है, तो वहाँ भी हम पीने के पानी का प्रोजेक्ट हर गांव को देने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा कभी सुना होगा साबी नदी आती थी हमारे यहाँ, इंदौरी नदी आती थी, मैंने उन सबको दोबारा उखड़वा दिया, और वहाँ पर पानी का रिचार्ज होगा। जो कभी 100 करोड़ से ज़्यादा इरिगेशन डिपार्टमेंट के काम मेरे यहाँ चल रहे हैं। नहरें पक्की कराई है, नहरों में गाद भर गई थी, उसको निकलवा कर और पीछे से ऊंची करा दी ताकि पानी मेरे यहाँ आए। और जो साबी है उसको दोबारा उखड़वा के काम चल रहा है युद्ध स्तर पर। करीब करीब 16 करोड़ से और 90 गाँवों को आपस में जोड़ने वाले 3 और 4 क्रम के रास्ते मैंने मंजूर कराए हैं, और जिसमें करीब 34 गांव के रास्तों पर काम चल रहा है, और बाकी 56 गांव का टेंडर अभी हमने काल कर लिए है। इसी तरह पटौदी विधानसभा की 60 पीडब्ल्यूडी की सड़क थी जो जर्जर हालात में थी, जिनमें शुरू की 32 सड़कों में 20 का काम चल रहा है, 10 के ऑर्डर जारी हो चुके, और 28 सड़कें और
जो रिपेयर के लिए फंड जारी, जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23.5 करोड़ रुपए कर दिए हैं जारी, उस पर तो जरावता जी, फेहरिस्त बहुत लंबी है। इसलिए जी। इसके अलावा इसमें मार्केटिंग बोर्ड जी। के मैंने 2 दर्जन सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की गांव को गांव जोड़ने वाली करीब 25 करोड़ से मैंने तैयार कराई है, और इतनी ही रिपेयर और हम कराने का। ठीक है। अच्छा जरावता जी, एक चीज़ मुझे बताइए, जो कि आपने शुरुआत में ही कहा कि जब आप राजनीति में नहीं आए थे, जब आप सामाजिक तौर पर या सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर समाज सेवा में लगे हुए थे, पटौदी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कारण इसका आपको क्या नजर आया कि आखिर ऐसा क्या था कि जो उपेक्षा हुई पटौदी की, या जो डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए? दक्षिण हरियाणा के पूरे की उपेक्षा हुई। जो पूर्व में जो लोग बनते थे वो सिर्फ अपने अपने क्षेत्र का ध्यान रखते थे। ये माननीय मनोहर लाल जी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और माननीय मनोहर लाल जी कहते हैं हरियाणा एक हरियाणवी है, और इसलिए एक समान जब विकास होने लगा तो उसमें हमारा नंबर आया। उस मौके का मैंने फायदा उठाया। अच्छा जरावता जी, क्योंकि आप दक्षिण हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, तो दक्षिण हरियाणा में पानी और पीने का पानी या नहरी पानी या सिंचाई के लिए खेतों तक, टेल तक पानी पहुंचे, ये एक बड़ी समस्या थी। इस विषय में कितना प्रयास आप लोगों ने किया और किस तरीके से पहुंचाया? दक्षिण हरियाणा के साथ जो पानी का जो अन्याय और भेदभाव है वो हमेशा पूर्व की सरकारों की देन रही है, रावी ब्यास का हो और चाहे SYL का हो। अगर हरियाणा में भी पानी आता है तो जिन लोगों को जो सत्ता में मुखिया रहे उन लोगों ने दक्षिण हरियाणा में कभी पानी नहीं दिया। माननीय मनोहर लाल जी ने हमारे नांगल चौधरी तक, टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। आज मेरे गांव में जोड़ पानी का नहर के भरा जा रहा है। ये वो सारी नहरें खुदवा दी गई है, क्योंकि जो पानी अभी आता है उसका शेयर भी दक्षिण हरियाणा को पहले नहीं मिलता था। तो माननीय मनोहर लाल जी ने देने का काम किया है। और पंजाब के लोग, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल, ये लोग अगर साथ दे तो SYL का पानी हमारे दक्षिण हरियाणा को। लेकिन SYL तो जरावता जी के लोग नहीं, SYL तो जरावता जी देखिए, वो तो राजनीति की नहर हो गई, वो तो राजनीति की नहर हो गई। पूरे हरियाणा से ज्यादा दक्षिण हरियाणा अभी तो आप देखिए, वो तो आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि देखिए केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, अगर आप चाहें तो आप इसका हल निकाल सकते हैं। उनके जो मुख्यमंत्री होता भी मना कर रहे हैं, कह रहे अगर मैं दलित समाज की बात कर रहा हूँ, रिजर्वेशन की जो मैंने जैसे पहले भी कहा जी, तो हरियाणा 1966 में बना, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अब कभी हरियाणा में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति आरक्षण नहीं दिया। माननीय मनोहर लाल जी ने पहली बार हरियाणा के अंदर क्लास 1 और क्लास 2 में SC समाज को पदोन्नति आरक्षण दे दिया, कर्मचारियों को पदोन्नति आरक्षण दिया, SC कमीशन बनाया, सफाई आयोग बनाया, और मिट्टी कला बोर्ड बनाया, केश कला बोर्ड बनाया। तो जो इतने काम किए वो माननीय मनोहर लाल। और स्कूलों में जो हमारे बच्चियां पढ़ते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उनको फ्री टैग देने का काम माननीय मनोहर लाल जी। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा राजनीतिक बातें करते हैं। आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। अभी लोकसभा चुनावों को लेकर के किस तरह की स्थितियां आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए सभी पार्टियां हैं, जब तक चुनाव होगा नहीं, हर पार्टी कहेगी कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। आप भी कह रहे हैं, उधर वो इंडिया अलायंस के तहत उन्होंने तो अपना अलायंस भी बना लिया, एक सीट कुरुक्षेत्र की उन्होंने घोषित भी कर दी। कैसा माहौल देख रहे हैं और कितना तैयार? अभी भी कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कहा 10 की 10 जीतेंगे। नहीं, भूपेंद्र हुड्डा तो रोज कह रहे थे। नहीं वो नहीं कहते, उसकी बात सुन रहे थे। वो तो कह रहे थे सरकार बनाएंगे तब भी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हम 10 की 10 सीट ही नहीं जीतेंगे, अपितु पहले से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। मेरे विधानसभा में 1 लाख वोट लोकसभा के अंदर पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को मिले थे जी। और अब की बार हमने जितनी वोट पोल होगी उसका हमने लक्ष्य तय किया है। कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में पटौदी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को वोट लेने का काम करें। और ये जो इंडिया अलायंस बना लिया, वो तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने तो देखिए होता है चोर मोसेरे भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे आपको लग रहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कहना चोर मोसेरे भाई ये लोग इकट्ठे होते रहते हैं, इनका अपना काम है। ये एनडी पार्टी जो उपराय करते रहते हैं इनका। लेकिन उनका तो उनका तो ये कहना है कि देखिए आपसे कर्मचारी परेशान, वो ये कहते हैं, आपसे कह रहे हैं किसान परेशान, आपसे नौजवान परेशान, कहते हैं हरियाणा में आपने देखिए जो विकास था उससे आप उसको पीछे लेकर के चले गए। ये जो आरोप है कैसे जनता को? कोई MLA दावा कर सकता है कि मैं तुझे नौकरी लगा दूंगा? पहले MLA की स्लिपें चलती थी। आज बेरोजगार इस बात को समझ गया है, जो नौकरी लग रहा है लाखों बच्चे, कि अगर हरियाणा में आपने नौकरी करनी है
तो मेरिट में आना होगा, पढ़ना होगा। अब कोई एमएलए की पुच्चिट नहीं चलने वाली, अब किसी दलाल के चक्करों में नहीं पड़ना, अब जमीन गिरवी नहीं रखनी। ये मनोहर सरकार है, यहाँ पर मेरिट के आधार पर फैसला। अच्छा ठीक है जरावता जी, अभी देखिए ओलावृष्टि हुई, हम लोगों ने देखा काफी किसानों की फसलें खराब हुई। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आप लोग अपलोड करें, लेकिन ये पोर्टल को लेकर के हम लोग देखते हैं कि लगातार सवाल उठाते रहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा रोज कहते हैं आकर के कि भाई पोर्टल में आपने लोगों को उलझा दिया है, लाभ उसका मिलता नहीं, लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए उसका कहना ठीक है, क्योंकि पोर्टल एक ऐसी चीज से गड़बड़ नहीं कर सकते, और इन कांग्रेस वाले लोगों को तो गड़बड़ करने की आदत है, चाहे वो मेरिट में हो और चाहे वो किसानों को मुआवजा देना हो, कितने फर्जी राशन कार्ड, पेंशन वगैरह कितनी मिली थी कि आज एक खटका दबाओ, हर आदमी की जमीन का ब्यौरा अपना फीड करते हैं, डायरेक्ट खाते में आते हैं। 100 रुपए दिल्ली से चलते हैं तो 100 आते हैं। हमने मुआवजा 12,000 दिया तो 12,000 किसान के खाते में जाता है। आज किसी को दलाल के चक्कर में, ये पोर्टल के कारण है। ये मान्य मनोहर घर बैठे 60 साल होते ही पेंशन बन रही है बिना अप्लाई किए, तो मान्य मनोहर लाल जी के पोर्टल के कारण है। वो तो कहते हैं आपने पेंशन कार्ड दी, वो तो कहते हैं आपने इतने लोगों के पेंशन कार्ड दी। भूपेंद्र हुड्डा रोज कहते हैं कि पेंशन कार्ड दिया आपने, पेंशन कार्ड परिवार पहचान पत्र की वजह से आपने लोगों को परेशान किया। कोई एक भी नहीं कहीं, अगर मैं पेंशन लूंगा तो आप बताइए। एक ने कहा कांग्रेस के नेता ने कि मैं पहले 400 का सिलेंडर, तो अब भी ले लिख के दे दो भैया कि हमने सब्सिडी चाहिए, तो आपको मिल जाएगा 400 में। आप माननीय मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश ने वॉलेंटरी तौर पर सब्सिडी छोड़ी, उस सब्सिडी छोड़ी तो सब्सिडी का अमाउंट जुड़ गया, और उसका फायदा कि कितने करोड़ों घरों में उस सब्सिडी के छोड़ने के कारण आज गैस चूल्हा पहुंचे। अच्छा एक चीज हम लोग बार बार देखते हैं, और खासतौर से जब डबल इंजन की सरकार की बात होती है, क्योंकि हरियाणा में भी 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है, अब तीसरे टर्म्स के लिए मोदी भी जा रहे हैं, आप लोग भी कहते हैं मुख्यमंत्री तीसरी बार मनोहर लाल जी बनेंगे, तो ये डबल इंजन का फायदा हरियाणा को कितना मिला है और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपकी विधानसभा को? सारा ही मिल रहा है। देखिए निश्चित तौर पर हमारे केंद्र के कोई प्रोजेक्ट अटकते नहीं, मोदी जी तो किसी का भी नहीं रोकते, लेकिन कोई लेके तो जाए। अच्छा अब आपके विधानसभा क्षेत्र में कुछ चीजें ऐसी हैं जरावता जी, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा नहीं है, अभी लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद 2-3 महीने बाद हम लोग देखेंगे विधानसभा का भी चुनाव होगा। ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है कि अभी आपके जहन में है, नहीं मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए ये जरूर करूंगा? हाँ, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, क्योंकि मेरे यहाँ RRTS भी हो गई, मेरे यहाँ ऑर्बिटल हो गई, मेरे यहाँ द्वारका एक्सप्रेस वे भी होगा। 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारका एक्सप्रेस वे उद्घाटन करेंगे। हमारे यहाँ KMP भी हो गया। तो अब हमारे यहाँ है कि पटौदी NCR का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जी। और 40 मिनट का एयरपोर्ट से इंटरनेशनल रास्ता है। तो हम पटौदी को एक नई परिषद इसलिए बनाई, एक नया प्लान लाकर और एक भविष्य का ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जो ग्रेटर गुड़गांव का रूप ले और लोगों को व्यापार, उद्योग और रहने के लिए किफायती रेट पर जमीन उपलब्ध हो। ये मेरा विजन है। और जो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर है, इंटरनेशनल व्यापार का केंद्र है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस पोर्ट में है, मुंबई भी है, फ्लाइट का भी है, तो जो इंटरनेशनल सिटी भी यहाँ आ गई, तो जो इंटरनेशनल जो कनेक्टिविटी नॉर्थ इंडिया की वो पटौदी के पचगावा और बिलासपुर के बीच में है, और एक ये भव्य शहर ग्रेटर गुड़गांव के नाम से डेवलप हो, ऐसे मेरी योजना है। और मैं चाहता हूँ कि पटौदी एक ऐसा शहर बने जो अपने आप में गुरुग्राम और रेवाड़ी का विकल्प भी हो और लोगों को एक ऑप्शन के तौर पर एक नए शहर में न्यू गुरुग्राम में रहने का अवसर प्राप्त हो। अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए एक बहुत बड़ी समस्या पूरे हरियाणा के अंदर अगर हम लोग देखें तो वो इस समय नशे की समस्या है। आपका जो इलाका है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और दूसरा ये है कि वहाँ पर इसको रोकथाम के लिए या किस तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते? देखिए मैं इसमें जनप्रतिनिधियों की मदद लेता हूँ, सरपंचों की, मेंबरों की, नगर पालिका वालों की मदद ले रहा हूँ, पुलिस की भी लेता हूँ, कर्मचारियों की मदद ले रहा हूँ, और मेरे यहाँ नाम मात्र का कहीं है तो क्योंकि मेरे यहाँ कानून तोड़ने वाले को मैं नहीं बख्शने वाला होता हूँ। मेरे यहाँ से कोई मेरा हो, चाहे पराया हो, चाहे किसी पार्टी का हो, कोई भी नेता का अधिकारी हो, वहाँ पर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सत्ता मेरी जेब में है। वहाँ आम लोगों को एक्सेस है,
कोई किसी को बिचौलने का काम वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अगर लोगों को कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट बात, नशे की बात आती है तो लोग खुद वॉलंटरी तौर पर आगे आते हैं, मुझे चुपचाप इन्फॉर्म करते हैं और उस पर एक्शन होता है। पीछे हमारे लिए शिकायत आई थी 1-2 जगह की, हमने उनको तुरंत ही दबोच लिया। लेकिन जराफ्ता जी, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ, रोजगार के साथ युवाओं को कैसे, देखिए आपका तो जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, जैसे मानेसर का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन रोजगार को और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें, युवाओं को ज़्यादा जोड़ पाएँ इसके साथ, इसके लिए क्या प्रयास किए गए? जब इसकी बात हुई इंडस्ट्री के अंदर रिजर्वेशन, तो उस समय आपको ध्यान हो कि मैंने विधानसभा में खड़ा होकर कहा था कि इसको ब्लैंक ना छोड़ा जाए कि भाई इंडस्ट्री के अंदर 10% रिजर्वेशन। मैंने उस समय ये कहा कि इसको ब्लैंक ना छोड़ा जाए, इसमें हर जिले का हिस्सा तय किया जाए। हाँ। होता क्या है, इंडस्ट्री हमारे यहाँ और पॉलिटिकल लोग अपने अपने लोगों को लगा देते हैं और उससे हमारे क्षेत्र के लोग फिर पिछड़ जाते हैं। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, हर जिले का रिप्रेजेंटेशन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि एक्सेस हो सकता है यदि इंडस्ट्री चाहे तो। जी जी। तो उसके ऊपर दूसरा, रोजगार के लिए हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कितनी एमएनसी कंपनियां हैं, लेकिन एक समय तक अभी यूनिवर्सिटी नहीं होती थी गुरुग्राम में। माननीय मनोहर लाल जी ने पहली बार यहाँ पर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, जिससे हमारे बच्चे पढ़कर और अच्छे अच्छे रोजगार प्राप्त कर सके। और ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो का भी, कि विदेश में जाने वाले बच्चे जो कबूतरबाजी कर जाने की बजाय सरकारी माध्यम से जाए, उसमें भी हमारे क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने किस तरीके का प्रयास, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्कूलों का आप अभी जिक्र कर रहे थे कि आपने कोशिश करी कि उनका निर्माण हो, गर्ल्स एजुकेशन के साथ साथ और मॉडर्न एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन के साथ लोगों को आप कैसे जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि कामगार अगर लोगों को बनाना है तो उनको टेक्निकली थोड़ा साउंड करना जरूरी। देखिए, हमारे यहाँ बहुत ITI है, हमने मुसेदपुर में भी, ऊंचा माजरा में जो जर्मनी के सहयोग से है, और एक हमारी मौजाबाद में भी है ITI के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय खोला हुआ है, और अभी हमारे मानेसर में एक पॉलिटेक्निक है। एक पॉलिटेक्निक ITI का प्रपोजल हमने बहु लोकरी गाँव के लिए और भेजा हुआ है, ताकि वहाँ पर भी एक मैपिंग कराकर तय कर देंगे कि पॉलिटेक्निक या ITI विच इज़ रिक्वायर्ड, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक नया पिछले बजट में दिया गया था, जो हम यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है, आप अपने जो विधानसभा क्षेत्र की जनता है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको इतना ही मेरा संदेश है पटौदी विधानसभा के, कि मजबूती से डटे रहिए। और एक बात जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, पुनः उस बात को कहता हूँ आज, जो मैंने चुनाव में भी कही थी, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माड़ी सींचे लाख घड़ा, ऋतु आए पल कोई। और पटौदी की रीति आ रही है और एक एक करके फल अब सामने आने लगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।